सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड की महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं पार्ट 1 में। और आज हम यहाँ पर देखेंगे प्राचीन राजवंश और कालखंड के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कुड़िंद राजवंश के बारे में। तो उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली जो राजनीतिक शक्ति मानी जाती है वो कुड़िंदों को माना जाता है। और इनकी जो जानकारी मिलती है, इनके प्रमुख स्रोत है इनकी मुद्राएँ। और महाभारत में कुड़िंदों को क्या कहते थे? द्विज। और जो इनके नरेश होते थे उनको द्विज श्रेष्ठ कहते थे। किसमें? महाभारत काल में। इनके सबसे शक्तिशाली जो शासक थे वो कौन थे? अमोघभूति कुड़िंदों के सबसे शक्तिशाली शासक थे। और इनकी जो मुद्राएं थी रजत और ताम्र, तो दोनों धातुओं की बनी होती थी। अमोघभूति जो इनका सबसे शक्तिशाली शासक था, इसकी मुद्राएं रजत में भी थी और ताम्र धातु में भी थी। और जो इनकी मुद्राओं में लिपि रहती थी, ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि रहती थी इनकी मुद्राओं में। और यशवंत सिंह कटोच के अनुसार कुड़िंदों ने 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक शासन किया। कहाँ? उत्तराखंड में। और अशोक का जो कालसी शिलालेख है 257 ईसा पूर्व वाला, तो यह दर्शाता है कि कुड़िंद क्या थे? मौर्यों के अधीन थे। और वराहमिहिर ने कुड़िंदों को द्विजमुख कहा है। तो वराहमिहिर ने कुड़िंदों को क्या कहा है? द्विजमुख कहा है। किसने कहा है कुड़िंदों को द्विजमुख? वराहमिहिर ने। आगे बढ़ेंगे नागवंश के बारे में। तो नागवंश देखो, गुप्त साम्राज्य का जब पतन हो जाता है तो उसके बाद उत्तराखंड पर किसका शासन हो जाता है? उत्तराखंड पर नागवंश का शासन स्थापित हो जाता है। और इनका जो अस्तित्व आता है मध्य हिमालय में 6वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी में इनके अस्तित्व के बारे में पता चलता है। अब नागवंश का जो सबसे प्रतापी राजा था गणपति नाग था। तो नागवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? गणपति नाग नागवंश का सबसे प्रतापी राजा था। और इसका क्या मिला था? गोपेश्वर से एक त्रिशूल लेख मिला था। तो गोपेश्वर से त्रिशूल लेख मिला था गणपति नाग का। और इस लेख में स्कंद नाग और विभु नाग और अंशु नाग सहित 3 अन्य नाग राजाओं के भी नाम थे। किसमें? जो गोपेश्वर से एक त्रिशूल लेख मिला था, इसमें स्कंद नाग, विभु नाग और अंशु नाग के सहित यहाँ पे 3 अन्य नाग राजाओं के नाम भी थे। और नागों के बाद फिर मौर्यों ने इनको पराजित कर दिया था। तो जब नागों का यहाँ पर शासन रहता है तो उसके बाद मौर्य भी नागों को हरा देते हैं। उसके बाद फिर मौर्यों का शासन उत्तराखंड में आ जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट दे सकते हो, ताकि हम आप लोगों के लिए सारा कंटेंट यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर सकें। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। अब कत्यूरी राजवंश, जिसको कार्तिकेयपुर राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो, उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक अगर राजवंश के बारे में पूछा जाएगा तो उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरियों को माना जाता है। और कत्यूरी राजवंश को ही कार्तिकेयपुर राजवंश माना जाता है। तो इनके शासनकाल को उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो उत्तराखंड का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? जो कार्तिकेयपुर राजवंश के थे राजा, यानी कि कत्यूरी राजवंश जो था, उत्तराखंड का स्वर्णकाल उसको माना जाता था। विशेष रूप से स्थापत्य कला और मूर्ति कला के विकास के कारण क्या कहा जाता है इसे? उत्तराखंड का स्वर्णकाल। अब जो इनकी प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। जो कत्यूरी राजवंश था, यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश जो था, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। और फिर बाद में क्या करते हैं, ये अपनी राजधानी जोशीमठ से हटाकर बैजनाथ की कत्यूर घाटी में स्थानांतरित कर देते। कहाँ पर? बैजनाथ की कत्यूरी घाटी में स्थानांतरित कर देते। और इनकी जो दरबारी भाषा होती थी, तो कत्यूरों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। और जो इनकी लोक भाषा थी, तो लोक भाषा इनकी पाली थी और दरबारी भाषा इनकी संस्कृत थी। और इनकी जो लिपि थी, तो इन जो कार्तिकेयपुर राजवंश था, इनकी लिपि कुटिला थी। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। इनकी जो राजभाषा हुआ करती थी, यानी कि दरबारी जो भाषा थी वो संस्कृत थी और लोक भाषा इनकी पाली थी। और जो इनकी लिपि थी वो कुटिला इनकी लिपि थी। अब एटकिंसन जो एक ही इतिहासकार हुए, तो एटकिंसन ने 1884 में पहली बार कार्तिकेयपुर के लिए कत्यूर शब्द का इस्तेमाल किया। तो कार्तिकेयपुर के लिए पहली बार कत्यूर शब्द का इस्तेमाल किसने किया? एटकिंसन ने किया। कब? 1884 में। अब राजा भूदेव ने बैजनाथ मंदिर के लिए भूमि दान की थी। और जो ललित सूर्यदेव है, तो उन्हें कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। तो कत्यूरी वंश का जो सबसे प्रतापी राजा माना जाता है तो ललित सूर्यदेव को माना जाता है। और बैजनाथ मंदिर के निर्माण में जो भूमिदान का यहाँ पे उल्लेख मिलता है, तो राजा भूदेव ने किया था। आगे पीछे अभी यहाँ पे एरोप्लेन चल रहा है, तो इंटरफेयर कर सकता है, यहाँ पे इंटरप्ट कर सकता है मेरी बात को। तो आप लोग यहाँ पे कंसंट्रेट होकर चलिए। तो देखो, ललित सूर्यदेव को कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। और इनका जो क्या होता है, राजरोहण होता है। तो राज्यारोहण जो होता है इनका 832 ईस्वी में हुआ था। और इन्हें धरती के उद्धार के लिए वरावतार बताया गया। तो धरती के उद्धार के लिए वरावतार किसको बताया गया? तो वो बताया गया ललित सूर्यदेव को। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको जब बताऊँगा
इनके बारे में तो विस्तार से मैं आपको कार्तिकेय राजवंश के सारे शासकों के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी मैं बस आपको यहाँ पे प्राचीन राजवंशों के बारे में थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट हिंट दे रहा हूँ जो यहाँ पे महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। अब पौरव वंश में क्या होता है, तो हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है 647 और 48 ईस्वी में, तो उत्तराखंड में ब्रह्मपुर, जिसको कहा जाता था उत्तराखंड को, शत्रुघ्न और गोविशान जैसे छोटे राज्यों का यहाँ पर उदय हो गया था। तो उत्तराखंड में ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशान जैसे छोटे राज्यों का क्या हो गया था, उदय हो गया था। और जो ब्रह्मपुर था सबसे बड़ा यहाँ पर राज्य था जहाँ पौरव वंश का शासन स्थापित हुआ। कब? जब हर्षवर्धन की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और इनके अभिलेख अल्मोड़ा के क्या थे, तालेश्वर से प्राप्त हुए। तो जो पौरव वंश की जो अभिलेख मिले ये कहाँ से मिले, अल्मोड़ा का जो तालेश्वर, तो वहाँ से इनके अभिलेख प्राप्त हुए जो संस्कृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और इस वंश के 5 प्रमुख राजा थे, विष्णुवर्मन प्रथम, विरसवर्मन, अग्निवर्मन, द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। इनके 5 मुख्य राजा थे। अब प्रमुख प्राचीन स्थल और गुफा चित्र, तो लाखोडियार जो कि अल्मोड़ा में है, तो सुयाल नदी के तट पर यह स्थित है। और इसकी जो खोज करी है 1968 में करी है। और MP जोशी जी, माहेश्वर प्रसाद जोशी जी ने लाखोडियार की खोज करी है। कब? 1968 ईस्वी में। कहीं कहीं पर आपको 1963 भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो एक्यूरेट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है 1968 मानी जाएगी। तो 1968 में MP जोशी जी ने क्या करा था, लाखोडियार की खोज करी थी। और यहाँ से लाल रंग में उकेरी गई 34 मानव और 28 पशुओं की नृत्य करती हुई आकृतियाँ मिली है। 34 मानव और 28 पशुओं की नृत्य करती हुई आकृतियाँ मिली है। और इसका जो आकार है नागफनी के जैसा था। तो जो यहाँ पर ये आकृतियाँ मिली थी कैसी थी, नागफनी जैसी थी। और इसका मुख्य विशेष सामूहिक नृत्य था। अब गोरखिया उडियार जो कि चमोली जनपद में, तो देखो जो गोरखिया उडियार मिली है डुंगरी गांव अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से मानव, भेड़, बारासिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं। और यशोधर मठपाल ने इसका अध्ययन किया है। तो गोरखिया उडियार जो है इसका अध्ययन किसने करा है, यशोधर मठपाल ने इसका अध्ययन किया। और राकेश भट्ट को इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है। तो गोरखिया उडियार को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है, राकेश भट्ट को जाता है। और अध्ययन किसने करा, यशोधर मठपाल ने गोरखिया उडियार का अध्ययन किया था। और यहाँ मनुष्यों को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है। और मुख्य विषय पशुओं को हाका देकर घेरना। तो पशुओं को हाका देकर घेरना ये कहाँ पर हमें जानकारी मिलती है, गोरखिया उडियार में। अब देखो किमनी गांव, तो किमनी गांव भी आपके चमोली गढ़वाल में, तो किमनी गांव थराली के पास स्थित है। तो यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले। तो किमनी गांव से क्या मिले, प्रागैतिहासिक काल के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले। कहाँ पर, किमनी गांव, जो कि कहाँ है, चमोली में, थराली के पास। और मलारी गांव भी चमोली में स्थित है। तो मलारी गांव में 1956 में क्या हुआ था, शिव प्रसाद डबराल ने यहाँ से महापाषाणकालीन समाधानों की खोज करी। तो कब करी थी शिव प्रसाद डबराल ने महापाषाणकालीन समाधानों की खोज, 1956 में। कहाँ से, मलारी गाँव से। और 2001 और 2 के टाइम क्या होता है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता रहते हैं उनको यहाँ पर 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा, मिट्टी के बर्तन जो कि पाकिस्तान की स्वाद घाटी के समान थी, और जानवरों के अवशेष मिले। कहाँ से, मलारी गांव, जो कि चमोली में। और बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका, तो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका कहाँ है, देहरादून में। और ये किसने निर्मित करी, तो बाढ़ वाला जो यज्ञ वेदिका थी ये सीलवर्मन के द्वारा निर्मित है। और यहाँ से गरुड़ आकार की क्या मिली थी, यज्ञ वेदिका मिली थी, जो उनके द्वारा किए गए 4 अश्वमेध यज्ञों की पुष्टि करता है। बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका कहाँ है, देहरादून में, सिल्वरमन के द्वारा ये निर्मित है। और क्या मिला था, यहाँ से गरुड़ाकार की यज्ञ वेदिका यहाँ पर मिली थी। मध्यकालीन राजवंश और उनके कुछ शासक, तो मध्यकालीन राजवंश में चंद्रवंश काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इसके जो मुख्य शासक है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो चंद्रवंश का जो संस्थापक माना जाता है वो सोमचंद को माना जाता है। और जो ये था ये प्रयागराज के झूसी से आया था। और इसने चंपावत में ब्रह्मदेव कत्यूरी, यानी कि जो कत्यूरी नरेश की पुत्री थी, ये ब्रह्मदेव कत्यूरी नरेश था। और इसकी जो पुत्री थी उससे विवाह करके राजबंगा किले का निर्माण भी कराया। और चंद्रवंश की स्थापना किसने करी, सोमचंद ने करी। और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार 700 ईस्वी को चंद्रवंश की स्थापना का वर्ष माना जाता है। तो ये जानकारी सोमचंद से आप लोगों को पता होनी चाहिए। चंद्रवंश की स्थापना किसने करी, सोमचंद ने करी। और इसने किससे शादी करी थी, तो जो ब्रह्मदेव था, जो कत्यूरी वंश का नरेश था, तो ब्रह्मदेव की पुत्री से विवाह करा था। उसका नाम चंपा था। और फिर इसने क्या बताया, चंपावत को ही अपनी राजधानी बना दिया था। और फिर इसने राजबुंगा किले का निर्माण कराया। कहाँ पर, चंपावत में ही इसने राजबुंगा किले का निर्माण कराया। और चंद्रवंश की स्थापना किसने करी, तो वो सोमचंद ने करा। और बद्रीदत्त पांडे जी ने 700 ईस्वी को चंद्रवंश की स्थापना का ही वर्ष माना है। अब देखो चंद्रवंश में एक और प्रतापी राजा हुआ है, ज्ञानचंद, जिसको गरुड़ ज्ञानचंद भी कहते हैं। तो चंद्रवंश का ये पहला शासक था जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करी।
तो प्रश्न किसी भी प्रकार बन सकता है कि चंद्रवंश का वो कौन सा शासक था जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करी। तो किसने करी थी? गरुड़ ज्ञानचंद ने। तो गरुड़ की उपाधि तो इसको फिरोज शाह तुगलक ने दी थी, तो इसका नाम था ज्ञानचंद। तो फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात किसने करी थी? कौन सा था वो चंद्रवंश का राजा? तो वो था ज्ञानचंद। अब देखो जो ये ज्ञानचंद रहता है तो यहाँ पर ये दिल्ली के सुल्तान से मुलाकात करता है और फिरोज शाह तुगलक ने इसको क्या करी थी? गरुड़ की उपाधि दी थी, और जिससे यह फिर गरुड़ ज्ञानचंद कहलाया था। और इसने क्या करा था? तराई बाबर की जागीर प्राप्त की और नीलू कटायत की मदद से रोहिलाओं को पराजित भी किया था, और लगभग 45 वर्षों तक शासन करने वाला चंद्रवंश का सबसे लंबा शासक था। तो सबसे लंबे समय तक चंद्रवंश में शासन किया जिसने, उसका नाम था गरुड़ ज्ञानचंद, लगभग 45 वर्षों तक। अब एक और चंद शासक था भारती चंद। तो भारती चंद चंद्रवंश का पहला स्वतंत्र शासक था। तो चंद्रवंश का पहला स्वतंत्र शासक किसको माना जाता है? भारती चंद को। अब देखो चंद्रवंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? भारती चंद था। अब इसने क्या करा था? डोटी, जिसको नेपाल कहते हैं, उस पर आक्रमण करके 12 वर्षीय युद्ध लड़ा और नेपाल की अधीनता से कुमाऊं को मुक्त कराया था। किसने? भारती चंद ने। और इसकी सेना में सभी जातियों के लोग शामिल थे। इसी के काल में नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। तो देखो भारती चंद जो था चंद्रवंश का पहला स्वतंत्र शासक था। इसने क्या करा था? नेपाल पर आक्रमण करके 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था और नेपाल की अधीनता से कुमाऊं को मुक्त कराया था। किसने? भारती चंद ने। चंद्रवंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? भारती चंद। अब कीर्तिचंद के बारे में आपको बताऊं तो चंद्रवंश का सर्वाधिक विस्तार इसी के काल में हुआ है। तो चंद्रवंश का अगर सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ है तो वो कीर्तिचंद के ही काल में हुआ है। इसने पाली पछाऊ और फाल्टकोट जो कि नैनीताल जैसे क्षेत्रों पर अधिकार किया था। तो पाली पछाऊ और फाल्टकोट जो कि नैनीताल में, इन क्षेत्रों पर अधिकार किसने करा था? कीर्तिचंद ने करा था। और गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद्र शासक भी कौन था? तो गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद्र शासक भी कौन था? कीर्तिचंद ही था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे, तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पे जब यहाँ पे एक फ्लो में चलोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पे बनते चलेंगे। तो चंद्रवंश का जो विस्तार सबसे ज़्यादा किया है वो किसके शासन में हुआ? कीर्तिचंद के शासन में हुआ। और देखो गढ़वाल पर सबसे पहली बार जो आक्रमण करने का यहाँ पर श्रेय जाता है, तो गढ़वाल पर आक्रमण करने का जो चंद्रवंश में सबसे पहला शासक था वो कौन था? कीर्तिचंद ही था। अब रुद्रचंद के बारे में आपको बताऊँ तो ये भी एक क्या था? चंद्रवंश का शासक था। तो अकबर का समकालीन था। ये भी प्रश्न बन चुका है कि कौन सा चंद्र शासक अकबर का समकालीन था? तो रुद्रचंद कौन था? अकबर का समकालीन था। अब इसने क्या किया था? 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। किसने करी थी अकबर की अधीनता स्वीकार? रुद्रचंद ने। अब 1588 में लाहौर में अकबर से मुलाकात भी करता है। कौन? रुद्रचंद क्या करता है? 1587 में पहले अकबर की क्या करता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है। फिर 1588 में ये क्या करता है? लाहौर में अकबर से मुलाकात करता है और इसने अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी घोड़े आदि उपहार में दिए थे। किसने? रुद्रचंद ने। अब रुद्रचंद ने नागौर की लड़ाई में क्या करा था? मुगलों की ओर से हिस्सा लिया था। तो रुद्रचंद ने नागौर की लड़ाई में मुगलों की ओर से हिस्सा लिया था और बाद में अकबर ने इसे 84 माल परगना यानी कि तराई बाबर का सूबेदार बना दिया था। 84 माल परगना यानी कि तराई बाबर का सूबेदार बनाया। अकबर ने किसको बनाया? रुद्रचंद को बनाया। और इसने रुद्रपुर जो शहर आप लोग अभी देखते होंगे हल्द्वानी के नज़दीक, तो वो रुद्रचंद ने ही बसाया था और अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण करवाया था। तो अल्मोड़ा में मल्ला महल के निर्माण जो कराने का यहाँ पे श्रेय जाता है तो रुद्रचंद को जाता है। और इसके सेनापति का नाम क्या था? पुरुषोत्तम पंत, जिसको पुरखू पंत भी कहते थे। तो रुद्रचंद का जो सेनापति था उसको क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम पंत उसका नाम था, पुरखू पंत भी कहते थे। और जैसे कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रुश कहा जाता था। तो कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रुश किसको कहा जाता था? पुरुषोत्तम पंत को, जो ग्वालदम के युद्ध में मारा गया था। तो ग्वालदम के युद्ध में कौन मारा गया था? तो ग्वालदम का जब युद्ध हुआ था तो उस वक्त पुरुषोत्तम जो पंत था, जिसको पुरखू पंत भी कहते थे, जिसको कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रुश भी कहा जाता था, तो ग्वालदम के युद्ध में ये मारा गया था। अब देखो रुद्रचंद ने त्रिवर्ण धर्म निर्णय और उषा राग उदय जैसी पुस्तक भी लिखी थी। तो ये किसने लिखी थी? ये पुस्तकों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो त्रिवर्ण धर्म निर्णय और उषा राग उदय, तो उषा राग उदय और त्रिवर्ण धर्म निर्णय, तो ये रुद्रचंद ने ये पुस्तकें लिखी थी। अब चंद्रवंश का एक और शासक था बाज बहादुर चंद। तो शाहजहां ने बहादुर और जमींदार की उपाधि दी थी। किसको? बाज बहादुर चंद को। तो बाज बहादुर चंद को किस शासक ने क्या करा था कि बहादुर और जमींदार की उपाधि दी थी? तो वो शाहजहां ने दी थी। तो ठीक है, किसको दी थी? बाज बहादुर चंद को बहादुर और जमींदार की उपाधि दी थी। इसने हुणियों को पराजित करके मानसरोवर जो यात्रा है उसको सुरक्षित बनाया था और उन पर सिरती नामक कर लगाया था। तो हुणों को पराजित करके मानसरोवर यात्रा को सुरक्षित बनाने का काम किसने किया था? बाज बहादुर चंद ने। और सिरती नामक कर किसने लगाया था? तो इसी ने लगाया था। पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल यानी कि एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा निर्माण इसी ने कराया था। तो एक हथिया जो देवाल है
एक हथिया देवाल का निर्माण किसने कराया? बाज बहादुर चंद ने ही एक हथिया देवाल का निर्माण कराया पिथौरागढ़ में। ठीक है, एक हथिया देवाल कहाँ है? पिथौरागढ़ में, जिसका निर्माण बाज बहादुर चंद ने कराया था। अब उद्योग चंद भी चंद वंश का शासक है। तो देखो नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा प्रमुख चंद शासक कौन है? तो देखो पहला कौन है ये आपको पता होना चाहिए, मैंने ऊपर आपको विस्तार से बताया। अब दूसरा कौन है? उद्योग चंद। तो नेपाल पर आक्रमण करने वाला जो दूसरा प्रमुख चंद शासक है तो वो उद्योग चंद है। इसने क्या किया था? 1688 में डोटी के शासक देवपाल को पराजित करके खैरागढ़ की संधि करी थी। तो खैरागढ़ की संधि किसने करी थी? उद्योग चंद ने करी थी। और इसने भी क्या करा था? नेपाल पर आक्रमण किया था। 1688 ईस्वी में डोटी के शासक देवपाल को इसने क्या करा था? पराजित किया था। और इसे रुद्र दत्त पंत ने तपस्वी शासक कहा था। तो रुद्रदत्त पंत ने इसको क्या कहा था? तपस्वी शासक। तो देवपाल को इसने क्या करा था? पराजित करा था। फिर खैरागढ़ की संधि किसने करी थी? उद्योग चंद ने। अब देवीचंद भी एक चंद शासक है। तो इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसको कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है क्योंकि इसने तुगलकी फैसले लिए थे। ठीक है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसको कहा जाता है? तो देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। अब महेंद्र चंद के बारे में आपको बताऊं तो चंदवंश का अंतिम राजा कौन था? तो चंदवंश का अंतिम राजा था महेंद्र चंद। और 1790 में हवाला बाग का जो युद्ध हुआ था वहाँ पर गोरखाओं ने इसको पराजित कर दिया था। तो चंदवंश इस प्रकार समाप्त हो जाता है। फिर गोरखा शासन शुरू हो जाता है। 1790 के बाद से 1815 तक कुमाऊं में गोरखा शासन चलता है। तो चंदवंश का अंतिम राजा कौन था? महेंद्र चंद था। और 1790 में हवाला बाग का जो युद्ध हुआ था वहाँ पर गोरखाओं ने इसको पराजित किया था। अब पंवार वंश के जो कुछ प्रमुख यहाँ पर शासक थे उनके बारे में भी जान लेते हैं। चंदवंश के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया और उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी उसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बाकी आने वाली जो वीडियोज़ होंगी वहाँ पर आपको विस्तार से मैं हर एक शासक के बारे में जानकारी दूंगा। तो अब पंवार वंश के बारे में देख लेते हैं। तो देखो पंवार वंश में कनकपाल के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा। तो पंवार वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो कनकपाल को माना जाता है। तो जो प्रतिष्ठानपुर झूंसी से आया था। तो कहाँ से आया था? ये प्रतिष्ठानपुर झूंसी से ही आया था। और इसकी जो पहली राजधानी थी चांदपुरगढ़ यानी कि चमोली में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। 888 ईस्वी में इसने क्या करा था? पंवार वंश का यहाँ पर शुरू किया था 888 ईस्वी के करीब। और पंवार वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? कनकपाल को। और कहाँ से आए थे? प्रतिष्ठानपुर झूंसी से ही आया था। और इसने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पहली राजधानी इसने चांदपुरगढ़ अपनी यानी कि चमोली में बनाई थी। अब अजयपाल भी पंवार वंश का शासक था। तो पंवार वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक अजयपाल को माना जाता है। इसने क्या करा था? गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीता और गढ़वाल का नेपोलियन कहलाया। तो गढ़वाल का नेपोलियन कौन कहलाया? अजयपाल कहलाया। इसने क्या करा था? 52 गढ़ों को जीता था। और इसने चांदपुरगढ़ से राजधानी क्या करी थी? देवलगढ़ लेके गया था जहाँ राजराजेश्वरी मंदिर बनवाया। और फिर श्रीनगर इसने स्थानांतरित कर दिया अपनी राजधानी 1517 ईस्वी में। तो इसे धूली पाता प्रणाली की भी शुरुआत करी थी। अब देखो कनकपाल देखो जो राजधानी बनाता है वो कहाँ बनाता है? वो चमोली में बनाता है। देवलगढ़ में कहाँ पर बनाता है? चांदपुरगढ़ में वो अपनी राजधानी बनाता है। उसके बाद अजयपाल क्या करता है? जो चांदपुरगढ़ से अपनी राजधानी कहाँ लेके जाता है? देवलगढ़ लेके जाता है। अब देवलगढ़ में ये राजराजेश्वरी मंदिर भी बनाता है। चांदपुरगढ़ से राजधानी जाती है देवलगढ़ और फिर देवलगढ़ से राजधानी जाती है इनकी श्रीनगर अपनी राजधानी लेके चले जाता है 1517 ईस्वी में। ये अपनी राजधानी कहाँ लेके चले जाता है अजयपाल? तो ये 1517 ईस्वी में अपनी राजधानी श्रीनगर लेके चले जाता है। बलभद्र शाह भी पंवार वंश में काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हुए। तो पहला पंवार शासक था जिसने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि जोड़ी। तो कई बार प्रश्न बन चुका है कि वो कौन सा पहला पंवार शासक था जिसने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि जोड़ी? तो वो कौन था? बलभद्र वो था जिसने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि जोड़ी। और अकबर का ये समकालीन था। तो देखो अकबर का समकालीन देखो कुमाऊं से अगर चंदवंश से आपको बताऊं तो रुद्रचंद था। और यहाँ से कौन था? यहाँ से बलभद्र शाह कौन था? ये अकबर का समकालीन था बलभद्र शाह। और इसने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि जोड़ी थी और इसने अकबर के विद्रोह को पकड़ने में मदद करी थी। किसने? बलभद्र शाह ने, जिससे मुगल दरबार में राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हुई थी। अब श्याम शाह भी यहाँ पर महत्वपूर्ण पंवार वंश का शासक था। तो मुगलों से भेंट करने वाला पहला पंवार शासक कौन था? तो मुगलों से भेंट करने वाला पहला पंवार शासक था श्याम शाह। ठीक है, जहांगीर से 1621 में या आगरा में मिला था। कहाँ पर मिला था? 1621 में श्याम शाह जहांगीर से मिला था आगरा में। और इसकी मृत्यु 60 रानियों के सती होने का इसकी जो रानियाँ थी जैसे इसकी मृत्यु होती है श्याम शाह की तो इसकी जब मृत्यु होती है तो इसकी जो 60 रानियाँ थी तो उनका सती होने का भी उल्लेख मिलता है। और इसको भोग विलासी राजा भी कहा जाता है। किसको? श्याम शाह को। अब महिपति शाह के बारे में आपको बताऊं तो इसे मुगल लेखकों के द्वारा अखड़ा राजा कहा गया है। तो मुगल लेखकों ने महिपति शाह को क्या कहा है? अखड़ा राजा। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि अखड़ा राजा कौन था? तो अखड़ा राजा कौन था? महिपति शाह था। तो मुगल लेखकों ने अखड़ा राजा किसको कहा? महिपति शाह को कहा। और इसे गरुड़ भंजन
इसे गर्वभंजन की उपाधि भी दी गई। तो गर्वभंजन की उपाधि किसको दी गई? तो महीपति शाह को गर्वभंजन की उपाधि दी गई। रानी कर्णावती भी परमार वंश से संबंध रखती है। तो महीपति शाह की जो पत्नी और पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षक थी वो कौन थी? रानी कर्णावती। तो महीपति शाह की पत्नी कौन थी? रानी कर्णावती थी। और पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका थी वो कौन थी? रानी कर्णावती। अब इन्होंने क्या करा था? 1635 में नवाज खान के नेतृत्व में आई मुगल सेना को पराजित करके उनके नाक कान कटवा दिए थे। किसने? कर्णावती को। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? नाकटी रानी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो नवाज खान के नेतृत्व में आई मुगल सेना को पराजित करके उनके नाक कान कटवा दिए थे। और देहरादून में जो कर्णपुर शहर है और राजपुर नहर है तो निर्माण किसने करवाया था? कर्णावती ने कराया था। फतेहपति शाह के बारे में आपको बताऊं तो इनके शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो गढ़वाल का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? तो फतेहपति शाह का जब शासनकाल था तो इनके शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। और इसके दरबार में अकबर की तरह 9 रत्न थे। किसके? फतेहपति शाह के दरबार में अकबर की तरह 9 रत्न थे, इसलिए इसे गढ़वाल का अकबर और गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। तो गढ़वाल का अकबर फतेहपति शाह को कहा जाता है, गढ़वाल का शिवाजी भी फतेहपति शाह को कहा जाता है। अब ललित शाह के बारे में आपको बताऊँ तो इनके जो शासनकाल में सिखों ने क्या करा था? 1775 और 1778 में गढ़वाल पर 2 बार आक्रमण किया था। तो सिखों ने 1775 और 1778 में गढ़वाल पर 2 बार आक्रमण किया। किसके शासनकाल में? ललित शाह के शासनकाल में। और इसने 1779 में बगावली पोखर के युद्ध में मोहनचंद को पराजित किया था। तो मोहनचंद को पराजित किसने करा था 1779 में? वो ललित शाह ने करा था। और अपने बेटे प्रद्युमन शाह को उसने क्या करा था? प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया था। किसने? ललित शाह ने अपने बेटे प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बिठाया था। किसने? ललित शाह ने। तो इसने क्या करा था? ललित शाह ने मोहन चंद को पराजित किया था। फिर अपने बेटे को प्रद्युमन शाह था जिसका नाम, उसको प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बिठाया था। अब प्रद्युमन शाह जो था एकमात्र शासक है जिसने गढ़वाल में 1786 से 1804 और कुमाऊं में प्रद्युमन चंद के नाम से 1780 से 1786 में उसने शासन किया था। कहाँ पर? 1780 से 1786 में इसने कुमाऊं पर प्रद्युमन चंद के नाम से क्या करा था? शासन किया था। और फिर देखो 1804 में क्या होता? खुड़बुड़ा के निर्णायक युद्ध में गोरखाओं से जब ये लड़ाई करता है तो उस वक्त ये शहीद हो जाता है। कौन? प्रद्युमन शाह। ठीक है। और सुदर्शन शाह के बारे में आपको बताऊं तो पंवार वंश के ये 55वें शासक थे। तो ये भी प्रश्न बन चुका है, पंवार वंश के 55वें शासक कौन थे? तो पंवार वंश के 55वें शासक थे सुदर्शन शाह। अब सुदर्शन शाह से जो आप लोगों को जानकारी पता होनी चाहिए, 28 दिसंबर 1815 को इन्होंने टिहरी रियासत की स्थापना करी थी। 28 दिसंबर 1815 को। और टिहरी को राजधानी इन्होंने बनाया था। अब सूरत कवि के नाम से इनकी काव्य रचनाएं ये करते थे। तो सूरत कवि के नाम से ये काव्य रचनाएं करते थे। और इन्होंने सभासार जो कि किसमें? ब्रज भाषा में, और गोरखवाणी गढ़वाली बोली की पहचान इन्होंने लिखी थी। सभासार किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में। सूरत कवि की नाम से क्या करते थे? काव्य रचना करते थे। और गोरखवाणी गढ़वाली बोली की पहली रचना इन्होंने लिखी थी। अब मानवेंद्र शाह के बारे में आपको बताऊं तो टिहरी रियासत के ये अंतिम और 60वें पंवार शासक थे। तो टिहरी रियासत के अंतिम और 60वें पंवार शासक कौन थे? मानवेंद्र शाह। तो भारत की स्वतंत्रता के समय यही राजा थे। और 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को भारत में विलय इनके हस्ताक्षर से हुआ था। किसके? मानवेंद्र शाह के। तो ये थे पंवार वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक। तो इनके भी सारे शासकों के बारे में आगे आपको विस्तार से बताऊंगा जो आने वाले पार्ट होंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। अब गोरखा शासनकाल में क्या हुआ था? देखो, गोरखा शासनकाल 1790 से लेकर 1815 तक रहता है। तो कुमाऊं पर 1790 में ये अधिकार कर लेते हैं। महेंद्र चंद को ये हराकर कुमाऊं में अपना अधिकार बना लेते हैं 1790 में। गढ़वाल पर 1804 में अधिकार कर लेते हैं। प्रद्युमन शाह को ये हराकर क्या करते? गढ़वाल पर 1804 में शासन शुरू कर देते हैं। तो गोरखा शासन को उत्तराखंड में गोरखियाली कहा जाता है। तो गोरखा शासन को उत्तराखंड में गोरखियाली कहा जाता है। और इनके शासन में दास बच्चों को केटी और खेती में काम करने वाले गुलामों को कैनी कहा जाता था। अब जो इनका शासनकाल था तो दास जो बच्चे थे उनको केटी कहा जाता था, और खेतों में काम करने वाले जो गुलाम थे उनको कैनी कहा जाता था। अब न्याय प्रणाली को दिव्य प्रथा कहा जाता था। तो न्याय प्रणाली को गोरखा शासनकाल में दिव्य प्रथा कहा जाता था, जिसमें गोला दिव्य, कड़ाई दिव्य और तराजू दिव्य जैसी विधियां शामिल थी। कर प्रणाली में इन्हें पुंगी कर प्रणाली इनकी थी जो भूमि कर देते थे, और पगड़ी थी जो जमीन खरीद कर फरोख्त पर लगता था। और यहाँ पे पुंगी, पंगड़ी, टान जो भोटिया बुनकरों पर था, मजारी शिल्पकर्मियों पर था, और कुशा तो कृषक और ब्राह्मणों पर था। 1797 में वमसा के द्वारा शुरू हुआ था। और यहाँ पर ये अलग अलग कर लिया करते थे। शुभ अवसरों और शादियों पर
टीका भेंट नामक ये क्या करते थे, शुभ अवसर और शादियों पर टीका भेंट नामक ये कार्य लिया करते थे। तो गंगोत्री में गंगा माता मंदिर का निर्माण गोरखा सरदार अमर सिंह थापा ने करा था। तो गंगोत्री में गंगा माता मंदिर का निर्माण किसने करा था, तो गंगोत्री में गंगा माता मंदिर का निर्माण जो गोरखा सरदार था अमर सिंह थापा, तो 1804 में इसने कराया था। अब अंग्रेज और गोरखा जो युद्ध होता है 1 नवंबर 1814 को लॉर्ड मोयरा यानी कि हेस्टिंग्स के द्वारा घोषित किया गया। अंग्रेज और गोरखा युद्ध कब होता है, 1 नवंबर 1814 को लॉर्ड मोयरा हेस्टिंग्स के द्वारा यह घोषित किया गया था और इसका जो तत्कालिक कारण था बुटवल प्रांत गोरखपुर पर अधिकार था। ठीक है। अब जो खलंगा नाला पानी इसको कहते हैं, तो युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जनरल जिलेस्पी ने किया था और जो बलभद्र सिंह थापा के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था। तो बलभद्र सिंह थापा के खिलाफ जब यहाँ पर ये ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व करा था जनरल जिलेस्पी, तो ये मारा गया था खलंगा नाला पानी में। और मलावगढ़ का किला है जनरल आक्टर लोनी ने अमर सिंह थापा से जीता था। तो मलावगढ़ का जो किला था जनरल आक्टर लोनी ने किससे जीता था, अमर सिंह थापा से ये किला जीता था। और संगोली की संधि नवंबर 1815 में हुई थी। लेकिन देखो संगोली की संधि नवंबर 1815 में हुई थी और 4 मार्च 1816 को नेपाल के द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। संधि तो नवंबर 1815 में हो गई थी, लेकिन जो नेपाल सरकार रहती है 4 मार्च 1816 को इसको स्वीकार करती है, इसको पुष्टि देती है 4 मार्च 1816 को। तो संगोली कहाँ पर स्थित है, तो संगोली आपको बता दूँ बिहार में स्थित है। ब्रिटिश शासन और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के बारे में कुछ आपको मैं जानकारी देता हूँ, तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्रांति और उत्तराखंड मतलब अभी कुछ और जानकारी आप लोगों के लिए यहाँ पर रहने वाली। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर ये लेक्चर आप लोगों के लिए शुरू से चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग विस्तार से समझ भी पा रहे होंगे ताकि आप लोगों को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करा सकूँ। अगर आप लोग यहाँ पे ब्रेक लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आगे ब्रेक ले सकते हो, फिर हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। अब देखो हमने यहाँ गोरखा काल तक पढ़ लिया है 1800। अब यहाँ पर से 15 से यहाँ पे किसका राज हो जाता है, ब्रिटिशों का राज हो जाता है। तो ब्रिटिश शासन और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो कुछ प्रमुख यहाँ पे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो कौन कौन से यहाँ पे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर हुए हैं इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेंगे। वैसे विस्तार से मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में हर एक कुमाऊं कमिश्नर के बारे में भी बताऊँगा, तो आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू में रहना। ये पार्ट जो आप यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो देखो ई गार्डनर क्या रहता है, कुमाऊं का पहला कमिश्नर रहता है 1815 से 1816 तक। ई गार्डनर क्या था, कुमाऊं का पहला कमिश्नर था। कौन, 1815 से 1816 तक। अब विलियम ट्रेल है तो कुमाऊं का दूसरा और वास्तविक कमिश्नर कौन है, तो कुमाऊं का दूसरा और वास्तविक कमिश्नर है विलियम ट्रेल। तो इसने 1816 से लेके 1835 तक इसने क्या करा था, ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा था। तो इसे नो अपील, नो दलील, नो वकील का काल कहा जाता है। तो किसके काल को, जो विलियम ट्रेल जब यहाँ पे कुमाऊं का कमिश्नर रहता है। अब इसने अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच डाक सेवा, पटवारी पद 1819 में 9 पद निकाले थे। आबकारी विभाग इसने शुरू करा था 1822 में। खच्चर सेना इसने शुरू करी थी 1822 में। 80 साल बंदोबस्त 1823 में इसने शुरुआत करी थी। और इसने अल्मोड़ा जेल 1816 और पौड़ी जेल 1821 का निर्माण कराया था। तो इसके शासनकाल में काफ़ी कुछ यहाँ पे काम हुआ था और 1816 से 1835 तक इसका कार्यकाल था। तो इसने क्या करा था, पटवारी पद 1819 में शुरू करे थे, आबकारी विभाग 1822 में, खच्चर सेना 1822 में, 80 साल बंदोबस्त 1823 में इसने शुरू करा था, अल्मोड़ा जेल 1816 में और पौड़ी जेल इसने 1821 में इसका निर्माण कार्य शुरू कराया था। अब हेनरी रैमजे तो कुमाऊं का सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर कौन है, तो कुमाऊं का सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर है हेनरी रैमजे। तो इसका जो शासनकाल था 1856 से लेके 1884 तक हेनरी रैमजे का शासनकाल था। 1856 से 1884 तक। इसे कुमाऊं का बेताज बादशाह और तराई बाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है। तो कुमाऊं का बेताज बादशाह किसको कहा जाता है, हेनरी रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह। और तराई बाबर का विश्वकर्मा किसको कहा जाता है, हेनरी रैमजे को। अब यह डलहौजी का क्या था, चचेरा भाई था। तो डलहौजी के बारे में आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। तो डलहौजी का ये चचेरा भाई था कौन, हेनरी रैमजे। और 1857 की क्रांति के समय कौन था उत्तराखंड में कमिश्नर, यानी कि कुमाऊं में कमिश्नर कौन था, हेनरी रैमजे था। और इसने रणवीर सेना का गठन किया था। तो रणवीर सेना का गठन किसने किया, हेनरी रैमजे ने। तो कुमाऊं कमिश्नरी का पुनर्गठन तो 1891 में क्या होता है, कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल 2 जिलों में बांटा गया था। नैनीताल को 1854 में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया था। तो नैनीताल को 1854 में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया था। 1891 में क्या हुआ था, कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल 2 जिलों में बांटा गया था।
अब 1857 की क्रांति और उत्तराखंड में क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है। तो कालू मेहरा जी जो है उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इनको माना जाता है। और इन्होंने चंपावत के बिशु गांव में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था। तो चंपावत के बिशु गांव में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था? कालू मेहरा जी ने बनाया था। और क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव देखने को मिला हल्द्वानी में पड़ा है, वहाँ खान बहादुर खान की सेना ने कब्जा कर लिया था। अब देखो सामाजिक और राजनीतिक जो आंदोलन हुए हैं, तो कुली बेगार आंदोलन जो हुआ है जनवरी 1921 में हुआ है बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर। बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में इस प्रथा का अंत किया गया था। और यह 3 प्रथाओं यानी कि कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दायस का एक समूह था। इसे असहयोग आंदोलन की पहली ईंट यानी कि स्वामी सत्यदेव के द्वारा और रक्तहीन क्रांति यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। किसको? कुली बेगार आंदोलन को। आधिकारिक तौर पर 1923 में ये समाप्त हुई थी। तो जनवरी 1921 में बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में इस प्रथा का अंत किया गया था। और आधिकारिक तौर पर 1923 में इस कुली बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। डोला पालकी आंदोलन जो है 1928 में जयानंद भारती के द्वारा शिल्पकारों यानी कि दलितों के अधिकारों के लिए चलाया गया था डोला पालकी आंदोलन, जिन्हें विवाह में डोला, डोली या फिर पालकी में बैठने की अनुमति नहीं थी। तो किसने चलाई थी? जयानंद भारती ने 1928 में डोला पालकी आंदोलन चलाया था। किसके पक्ष में? शिल्पकारों या फिर दलितों के अधिकार के लिए। रवाई और तिलाड़ी कांड जो हुआ था 30 मई 1930 को टिहरी के तिलाड़ी मैदान जो वर्तमान में उत्तरकाशी में यमुना नदी के तट पर हुआ था। तो चक्रधर जुयाल जो कि टिहरी का दीवान था, इसने सभा पर गोली चलवाई, जिससे टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड। और चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल टायर भी कहा गया। और इस समय टिहरी के जो नरेश थे नरेंद्र शाह यूरोप की यात्रा पर थे। नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो नमक सत्याग्रह 1930 में। तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में उत्तराखंड में ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और खड़क बहादुर शामिल थे। तो नमक सत्याग्रह 1930 में जब हुआ था, तो महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा थी, तो इसमें उत्तराखंड से कौन कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और खड़क बहादुर शामिल थे। और देघाट गोलीकांड तो 18 और 19 अगस्त को 1942 को क्या हुआ था? अल्मोड़ा के देघाट में हुआ था। 18 और 19 अगस्त को 1942 में, जहां जॉनसन ने भीड़ पर गोली चलाई थी, जिसमें हीरामणि बडोला और हरिकृष्ण उप्पीति शहीद हुए थे। तो हीरामणि बडोला और हरिकृष्ण उप्पीति शहीद हुए थे देघाट गोलीकांड में 1942 में। 18 और 19 अगस्त को जो ये कांड हुआ था। सल्ट गोलीकांड जो हुआ था तो 5 सितंबर 1942। तो 5 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा के सल्ट में ये हुआ था, जहां जॉनसन ने कांग्रेस मुख्यालय पर क्या चलाई थी? गोली चलवाई थी, जिसमें गंगाराम और खेमादेव शहीद हुए थे। तो गंगाराम और खेमादेव थे, तो ये किस गोलीकांड में शहीद हुए थे? तो सल्ट गोलीकांड में, जो 5 सितंबर 1942 को हुआ था। और सल्ट को महात्मा गांधी ने कुमाऊं का बारदोली कहा है। तो सल्ट को महात्मा गांधी ने क्या कहा है? कुमाऊं का बारदोली। अब खटीमा गोलीकांड तो 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस फायरिंग हुई थी, जिसमें 25 से अधिक लोग मारे गए थे। और यह तत्कालीन आरक्षण नीति के विरोध में हुई रैली के दौरान हुआ था। और इसे काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था। और मुजफ्फरनगर रामपुर दिराह कांड जो हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। तब उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी दिल्ली जा रहे थे। पुलिस फायरिंग में 6 से अधिक लोग मारे गए थे। और इसे क्रूर शासक की क्रूर साजिश का यहाँ पर कहा जाता है। आप स्वतंत्रता सेनानी और उनका जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो बद्रीदत्त पांडे जी, जिनको कुमाऊं केसरी के नाम से भी प्रसिद्ध है, इन्होंने होम रूल लीग 1914 में स्थापना की थी। महत्वपूर्ण उन्होंने यहाँ पर स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी होम रूल लीग। और अल्मोड़ा अखबार तो 1913 से 1918 तक के अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे। और इसे बंद होने पर फिर शक्ति समाचार पत्र जो कि 1918 में निकाली गई थी, तो इनके द्वारा निकाली गई थी। और इन्हें कुमाऊं का इतिहास पुस्तक भी लिखी थी। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा तो गढ़ केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा प्रसिद्ध है। 1918 में इन्होंने गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में मुकुंदी लाल के साथ महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो गढ़वाल जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो 1918 में इन्होंने मुकुंदी लाल के साथ महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रीदेव सुमन तो उत्तराखंड के ये महान शहीद है। तो 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो गए थे। और इन्होंने 1938 में दिल्ली में गणदेव सेवा संघ की स्थापना की थी। बाद में हिमालय सेवा संघ की नाम से उसे जाना गया। तो गणदेव सेवा संघ की स्थापना किसने करी दिल्ली में? श्रीदेव सुमन ने 1938 में। चंद्र सिंह गढ़वाली तो पेशावर कांड के नायक माने जाते हैं। 23 अप्रैल 1930 को पेशेवर के किस्सा खानी बाजार में नियत्ते अफगानी पठानों पर गोली चलाने से इन्होंने इनकार कर दिया था। महात्मा गांधी ने इन्हें गढ़वाली की उपाधि दी थी। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इनका केस लड़ा था। और इनके नाम पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना 1 जून 2022 से चलाई गई थी।
हरिप्रसाद टमटा। तो 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था किसने? हरिप्रसाद टमटा ने 1911 में। इन्होंने 1934 में समता नामक दलित समाचार पत्र अल्मोड़ा से शुरू किया था। यशोधर मठपाल तो प्रमुख पुरातत्वविद है जिन्होंने लाखोडियार, किमनी गांव, फड़कानौली और पेशाल और खुटानी नाम से नाला से शैल चित्रों की खोज की है किसने? यशोधर मठपाल ने। शिव प्रसाद डबराल, जिनको चारण और उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया के नाम से भी प्रसिद्ध है, इन्होंने उत्तराखंड यात्रा दर्शन और 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी है। मलारी गांव में सवाधानों की खोज भी किसने करी? शिव प्रसाद डबराल ने। मौलाराम एक प्रसिद्ध चित्रकार थे और रणजोल सिंह थापा को दानवीर कर्ण की इन्होंने उपाधि दी थी और इन्होंने गणगीता संग्राम नाटक की रचना की थी। गोविंद वल्लभ पंत तो उत्तर प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री थे और देश के ये गृह मंत्री थे। इन्होंने 1903 में अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब और 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना करी थी। तो अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1903 में गोविंद वल्लभ पंत ने करी थी और 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने करी? 1914 में, तो ये भी गोविंद वल्लभ पंत जी ने करी थी। चंडी प्रसाद भट्ट तो दसोली ग्राम स्वराज संघ 1964 के ये संस्थापक थे। 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको मिला चंडी प्रसाद भट्ट को। और चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर फैलाने में सुंदरलाल बहुगुणा के साथ इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विष्णु देवी शाह तो उत्तराखंड से जेल में जाने वाली पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? विष्णु देवी शाह। और इन्होंने अल्मोड़ा नगर पालिका पर तिरंगा फहराया था किसने? विष्णु देवी शाह ने। सरला बहन, जिनका नाम था कैथरीन हायलामेन, तो महात्मा गांधी की अंग्रेज शिष्या थी। इन्होंने 1941 में कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी थी किसने? सरला बहन ने, जिनका असली नाम था कैथरीन हायलामेन या फिर हायलामेन। 1941 में इन्होंने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी थी। मीरा बहन तो इनका मेडलिन स्लैंड इनका नाम था मीरा बहन का। और महात्मा गांधी की ये अंग्रेज शिष्या थी। इन्होंने ऋषिकेश में पशु लोक की स्थापना करी थी। तो ऋषिकेश में पशु लोक की स्थापना किसने करी थी? तो मीरा बहन ने, मेडलिन स्लैंड जिनका नाम था। अब उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में यहाँ पे क्या क्या हुआ था तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम जो हुई थी, सर्वप्रथम 1938 में श्रीनगर में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पृथक राज्य की मांग का यहाँ पर समर्थन किया था। पर्वतीय विकास जन समिति 1950 में उत्तराखंड और हिमाचल को मिलाकर एक वृहद हिमालय राज्य बनाने के उद्देश्य से गठित की गई थी। फजल अली आयोग तो 1955 में इसने पर्वतीय क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने की सहमति दी थी। पर्वतीय राज्य परिषद तो 1967 में रामनगर में दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में गठित हुई थी। उत्तरांचल परिषद तो 1972 में नैनीताल में ये बनी थी उत्तरांचल परिषद। और 1973 में दिल्ली चलो का इसने नारा दिया था। उत्तराखंड क्रांति दल, जो कि यूकेडी के नाम से जानी जाती है, तो 24 और 25 जुलाई 1979 को मसूरी में ये गठित की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष देवीदत्त पंत थे। 1992 में इसने गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी चंद्रनगर के रूप में प्रस्तावित करते हुए एक ब्लूप्रिंट जारी किया था। और 1987 में विभाजन के बाद काशी सिंह एरी इसके अध्यक्ष बने थे। कौशिक समिति तो जनवरी 1994 में मुलायम सिंह यादव के द्वारा यह गठित की गई थी। इसने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। और उत्तरांचल से उत्तराखंड कब बना? तो दिसंबर 2006 में नाम बदला गया और 1 जनवरी 2007 से ये लागू हो गया। और उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक जो 2000 आया था तो लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पास हुआ, राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ। राष्ट्रपति KR नारायण ने 28 अगस्त 2000 को मंजूरी इसको दे दी। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे और यूपी के जो मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह जी थे। उधम सिंह नगर को राज्य में शामिल करने पर जब बहस हुई थी तो जॉर्ज फर्नांडिस की अध्यक्षता में जॉर्ज कमेटी ने पंतनगर का दौरा किया था और उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने की सिफारिश करी थी। अब यहाँ पे कुछ विविध ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। और इसी के साथ फिर हमारा यहाँ पर आज का ये पूरा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो इनमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिली होगी। तो विविध ऐतिहासिक जो तथ्य है, तो उत्तराखंड का जो नाम है तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि और मनुष्यों की भूमि, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु, स्कंद पुराण में मानसखंड कुमाऊं को कहा गया और केदारखंड गढ़वाल को कहा गया और बौद्ध साहित्य में इसे हेमवंत कहा गया। तो कालसे शिलालेख में अपरांत और निवासियों को यहाँ पे पुलिंद यहाँ पर कहा गया। अब जो जनजाति है तो उत्तराखंड की जो सबसे प्राचीन जाति है कोल को मानी जाता है। तो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? कोल मानी जाती है, जिन्हें साहित्यिक ग्रंथों में मुंड या फिर शबर कहा जाता है। किसको? कोल को। और कोल के बाद फिर किरात और किरात के बाद फिर खस यहाँ पर आए थे। राहुल सांकृत्यायन ने खस और सब को समान माना है। पत्रकारिता के बारे में आपको बताऊं तो अल्मोड़ा अखबार 1871 में शुरू होता है। बुद्धि वल्लभ पंत इसके पहले संपादक थे। 1918 में बद्रीदत्त पांडे के संपादन में ये बंद होता है। 1871 में शुरू हो जाता है। किसके नेतृत्व में? बुद्धि वल्लभ पंत इसके पहले संपादक थे और अंतिम थे बद्रीदत्त पांडे 1918 में। शक्ति समाचार पत्र
यहाँ पे शुरू करते हैं 1918 में बद्रीदत्त पांडे जी, गढ़वाली समाचार पत्र। 1905 में देहरादून से गिरिजा दत्त नैथानी पहले इसके संपादक थे। 1905 में देहरादून से शुरू हुआ था गढ़वाली समाचार पत्र। और जो समता है तो 1934 में हरिप्रसाद टमता के द्वारा राज्य का पहला दलित समाचार पत्र निकाला गया 1934 में। और कर्मभूमि जो 1939 में लैंसडाउन से भक्त दर्शन और भैरव दत्त धुल्ले के द्वारा निकाला गया था। और शैक्षणिक संस्थान जो उत्तराखंड में तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 1902 में हरिद्वार स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा शुरू किया गया। प्रताप हाई स्कूल 1891 में टिहरी जो नरेश थे कीर्ति शाह उनके द्वारा शुरू किया गया। प्रेम विद्यालय अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में देवकीनंदन पांडे और भागीरथी पांडे के द्वारा शुरू किया गया। और राष्ट्रीय विद्यालय शिलांग में सदानंद कुकरेती के द्वारा शुरू किया। अब टिहरी जो रियासत है तो 1937 में पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ जोड़ा गया। 1 अगस्त 1949 को भारत में विलय करके यूपी का 50वां जिला बनाया गया। और पॉइंट रोटी यहाँ का एक आयात निर्यात कर था। अब देखो राजस्व जो पुलिस है तो हेनरी रैमजे ने 1874 में उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था शुरू करी थी। सैन्य छावनी तो चक्राता में 1866 में बनी, रानीखेत में 1869 में बनी और लैंसडाउन में 1887 में बनी। गढ़वाल राइफल्स का यहाँ पे 5 मई 1887 को गठन हुआ था। मुख्यालय लैंसडाउन है और इनका उद्घोष किया जय बद्री विशाल इनका युद्ध जय घोष है। कुमाऊं रेजिमेंट 27 अक्टूबर 1945 को आगरा में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय 1948 में रानीखेत इसका स्थानांतरित कर दिया गया था। और IMA भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 दिसंबर 1932 को देहरादून में हुई थी और वैसे अक्टूबर में मानी जाती है, लेकिन स्थायी तौर पर 1 दिसंबर 1932 को देहरादून में IMA की स्थापना की गई थी। तो उत्तराखंड का यहाँ पर विस्तार से मैं आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन छूटती है तो आगे आने वाली पार्ट में आप लोगों का वो कवर हो जाएगा।